हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका प्रश्नावली मैथ का 8.3 है उसे मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा। कहा जाता है नीचे दिए गए प्रतिरूप यानी कि आकृतिक को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखिए। देखिए, जो आपने क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 में किया था वहीं उसी को यहाँ दोहराना है आपको। बस यही समझ लीजिए। वहाँ क्या किया था कि एल में आपको कितना तिल्ली की आवश्यकता होता था, तो 1 2, तो 2 तिल्ली था कि नहीं, और बनाना है 2 तिल्ली था तो 2n लिखते थे ना, 2n या 2x जो भी लिखते थे। तो वहाँ यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा। देखिए, हमारा ये x लिखा हुआ है क्रॉस से, ठीक है, x है ना। तो x में कितना तिल्ली का, 1 और 1 2 तिल्ली का यहाँ जरूरत पड़ा है। तो 2 इंटू एन लिख सकते हैं इसे कि नहीं। हाँ, अब देखिए एक चीज़ अब कन्फ्यूज होंगे कि 2 इंटू एन क्यों लिखा जा रहा है। तो 2 इंटू एन इसलिए लिखा जा रहा है, देखिए तिल्लियों की संख्या हमारा क्या है, फिक्स है। तो कौन हमारा क्या हो गया, ये अचर पद हो गया। लेकिन एन हमारा चर पद है। क्यों चर पद है कि मान लीजिए कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति 3 गो बनाना है तो उसमें कितनी तिल्ली आवश्यकता होगी। तो n के जगह पर हम 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 6 आ गया कि नहीं। तो 6 में आप कैसे बना सकते हैं, देखिए 6 में इस प्रकार 3 को बना सकते हैं, 1 2 3x बना सकते हैं 6 तिल्ली से, ठीक है। यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ये आ रहा है 2n आ रहा है या 2x आ रहा है तो 2 का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। 2 हमारा क्या है, अचर पद है, और n हमारा चर पद है, यानी कि n का मान बदलेगा और 2 का मान नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 एक फिक्स संख्या है। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 4, तो 4n हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा या 4x हो जाएगा, जो भी बोलिए 4n। इसी प्रकार ये कितना है, 6 है, तो 6n हो जाएगा। फिर ये हो गया 4 और 4 8x हो गया या 8n। और ये हमारा y है, y में कितना तिल्ली की आवश्यकता है, 1 2 3, तो 3n। और इसमें 3 और 3 6n हो गया, ठीक है। और 3 3 6 3 9n बन गया, ठीक है। और 3 6 9 12n बन गया। इस प्रकार से इसका आंसर आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8.3 है उसका इसी प्रकार हल होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि परवेज अपने छोटी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। देखिए परवेज का लिख सकते हैं आप कि माना कि लंबा बनेगा, माना कि परवेज का उम्र x है, ठीक है, और उसकी बहन का कितना है हमारा 2, मतलब उससे 2 वर्ष बड़ा है, तो हो जाएगा हमारा x + 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार इसका हल हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो x इसका आंसर हो जाएगा, x + 2 इसका आंसर हो जाएगा। आकृतिक क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा जाता है आकृतिक में एक समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई y है, y सेंटीमीटर है, और परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। परिमाप हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पंचभुज का मतलब क्या होता है, जिसका 5 भुजा हो, ठीक है। तो 1 भुजा 2 भुजा और ये 3, 1 सेकेंड, देखिए पूरा हट गया, 1 मिनट, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है। पंचभुज कैसे बना है हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, पंचभुज इस प्रकार से बनता है। हाँ, ये 5 सच बन गया, 1 2 3 4 और एक 5 बन गया, ठीक है। तो देखिए 5l, परिमाप का मतलब क्या होता है कि टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारा 5 है तो 5l इसका बन जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या बनेगा, y दिया गया, ठीक है। तो y को मान के चलिए तो 5y इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5y। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 5y होगा, ठीक है। आप मिला सकते हैं
जो आपका आंसर दिया गया है उससे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि महेश 3 संख्या 11, 15 और 16 लेकर 2 अलग अलग तरीके से योग प्राप्त करता है। क्या करता है, एक बार इस तरह करता है और एक बार इस तरह करता है, ठीक है। क्या किया, पहला 11 प्लस 15 को ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस 16 को जोड़ दिया, तो इससे मेरा 26 आ गया और प्लस इससे कितना 16, तो इससे हमारा बराबर 42 आया, ठीक है, 42 आया। अब इससे क्या किया, 11 प्लस 15 प्लस 16 को ब्रैकेट में डाल दिया, तो देखिए 11 और 15 प्लस 16 कितना आ गया, 31 आ गया, और 31 प्लस 11 को जोड़ दिया तो ये 42 आ गया। तो ये हमारा क्या है क्या नहीं ये समझिएगा। कहा जाता है कि संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो संख्या के इस गुण को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिख देता हूँ मैं, योग। देखिए योग का क्या हो जाता है, योग का सहचार्यता नियम, योग का सहचार्यता नियम, ठीक है, योग का यह सहचार्यता नियम होता है। आगे कहा जाता है चर का प्रयोग कर व्यापक नियम को लिखिए। इसका जो व्यापक नियम है वो क्या है, जैसे इसका व्यापक नियम ए प्लस इसका व्यापक नियम को समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार यही इसी अकॉर्डिंग चल रहा है ना, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको आप आगे पीछे करके लिखिए। देखिए आगे पीछे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझिए यहाँ कुछ और दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी को क्या कीजिए ब्रैकेट में डालिए, ठीक है, बी प्लस सी को इक्वल टू, यहाँ इसमें क्या कीजिए आप कि इस एल एच एस साइड है ये हमारा, और अगला हमारा हो जाएगा आर एच एस साइड। तो आर एच एस साइड में क्या कीजिए कि आर एच एस साइड में एक सेकेंड, सब में गलत हो रहा है, समझिएगा फिर से, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला को बनाना है, इस फार्मूला को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला को ए और बी को ब्रैकेट में डालिए, ठीक है, और प्लस सी को लिख दीजिए और इक्वल टू आगे क्या कीजिए, ए प्लस बी और सी को ब्रैकेट में डाल दीजिए और ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जाता है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और पता लगाइए कि y के मान के लिए हमारा जो है सो y प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अगर आप इस समीकरण को हल करते जाते हैं बार बार तो आपका आंसर क्या आता है। अगर y बराबर आप 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए तो y का मान अगर 1 लेते हैं तो आपका क्या बोला जाता है कि y के किस मान के लिए समीकरण ये संतुष्ट है, यानी कि इधर भी 5 आना चाहिए, इधर भी 5 आना चाहिए। तो 3 और देखिए ये आपका 2 और ये आपका 2 है, ठीक है, तो 2 और 1 3 बराबर 3, तो ये संतुष्ट नहीं करता है। ये आपका 1 नहीं है तो ये भी संतुष्ट नहीं करता और इधर 3 आ जाता है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा आप समझ जाइए कि अगर यहाँ आप क्या कीजिए y प्लस 2 है और इधर 5 है, अब दिमाग में अपना सोच लीजिए कि यहाँ आपको क्या डालना है, जो इधर 5 आ जाए, ठीक है, जुड़ने पर। तो यहाँ 3 को आप लेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, तो 5 इक्वल टू 5, यानी कि एल एच एस साइड हमारा 5 आ गया और आर एच एस साइड भी 5 आ गया। तो 5 और 5 दोनों साइड बराबर हो गया, तो अर्थात हमारा 5 जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन इस बॉक्स में भर दीजिए आप, यहाँ 3 हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, आगे 4 होगा, ठीक है, फिर 5 होगा, 6 7 8 9 10 तक के जाके चलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है कि इनमें से कौन समीकरण नहीं है। तो समीकरण नहीं है, समीकरण हमारा कब हो सकता है, जब एल एच एस और आर एच एस साइड होता है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा दिया गया 2 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो देखिए ये हमारा एल एच एस साइड है और ये आर एच एस साइड है, और एल एच एस और आर एच एस साइड मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस साइड अगर बराबर हो रहा है तो वो तो संतुष्ट को समीकरण करता है। लेकिन हमारा जो नियम कहता है कि एल एच एस और आर एच एस साइड अगर रहता है तब जाके जो वो समीकरण होता है, ठीक है। इस प्रकार से यह समीकरण बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन समीकरण है कौन नहीं। तो देखिए इसमें एल एच एस और आर एच एस साइड है, ये समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, यानी कि ये समीकरण नहीं है और ये भी समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, ठीक है। आगे कि y के किस मान के लिए
किस मान के लिए 12 माइनस वाई बराबर 5 आता है। तो ईजी है। देखिए मैं पूरा को सभी को मैं हल नहीं करता, जो इसका सटीक आंसर होगा मैं उसी को हल कर देता हूँ। 12 में से अगर आप वाई का मान अगर आप 7 लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 आ जाता है RHS साइड। देखिए 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आया और इधर भी 5, तो RHS और RHS इक्वल हो गया। यानी कि 7 जो है वो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। y बराबर 7 जो है सो समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आपको कुछ बोला गया है कि समीकरण बनाकर हल कीजिए, समीकरण बनाकर हल कीजिए। पहले आपको बताया गया है कि समीकरण बनाकर क्या करना है, हल करना है प्रश्न 8 से लेकर प्रश्न 12 तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं समीकरण बनाता हूं, और समीकरण कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है वो पहले ध्यान दीजिए, फिर हल कैसे होता है उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए क्या कहा जाता है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 11 घटाए तो 11 ही पाएंगे। तो देखिए मैं एक संख्या हूँ, आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, माना की संख्या, क्या लिख सकते हैं, लिखिए माना की संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर x कहा जाता है। मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 11 घटाया जाए, यानी कि x संख्या जो माना उसमें 11 घटाया जाए तो 11 ही पाएंगे, यानी कि 11 घटाने पर आपको 11 ही मिलता है। तो सबसे पहले समीकरण आपका ये बना, ठीक है, समीकरण, और इस समीकरण को अब हल कीजिए। ठीक है, x। देखिए समीकरण को हल करने के लिए एक नियम होता है कि जो आपका नंबर वाला यानी कि अचर संख्या होता है उसको एक साइड कर देना चाहिए। तो 11 है और इस 11 को आप क्या कीजिए, उधर कर दीजिए। तो देखिए माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। कैसे, क्योंकि डिवाइड के उस साइड चला जाता है, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 22। तो 22 एक ऐसा संख्या है जो जितना 11 उसमें घटाएंगे, 11 घटाने पर 11 ही पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर 22 में अगर आप 11 को घटाते हैं तो कितना मिलता है आपको, 11 ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। कहा जाता है मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो आप 12 पाएंगे। तो जो आप माना कि मैं एक संख्या हूँ जो उसे आप मानते हैं, लिख सकते हैं माना कि संख्या बराबर x और 4 से भाग दे दीजिए, x बराबर 4 से भाग दे दीजिए, और आगे क्या, भाग देने के बाद इक्वल में आप कितना पाएंगे, 12 ही पाएंगे। ठीक है, तो अब इस समीकरण हमें जो है सो ये प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को आप हल कर दीजिए। ठीक है, तो 12 हुआ, और ये हमारा क्या है, ये इधर क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समीकरण को ऐसा ही हल करना है, ये हमारा डिवाइड में था तो इधर आया मल्टीप्लाई में होगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस समीकरण को मैंने हल करके भी दिखा दिया, और समीकरण ये प्राप्त हुआ और समीकरण का हल ये है। ठीक है, तो समीकरण का हल कितना आया, 48 यानी कि 48। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और इजी है। कहा जाता है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का योग का 48 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी। तो पुत्र का जो आयु है वो पूछा जा रहा है आपसे कि वह कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि पिता का वर्तमान आयु, माना कि लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखने में थोड़ा सा स्क्रीन पर दिक्कत होता है, लेकिन लिख सकते हैं माना कि पिता जो भी है, पिता का वर्तमान आयु, ठीक है, पिता का वर्तमान आयु x मान लीजिए। ठीक है, पिता का वर्तमान आयु x, आगे कहा जाता है वर्तमान आयु x है और वर्तमान आयु से 24 अधिक है। क्या बोला जाता है, पिता के वर्तमान आयु से देखा जाए तो पुत्र का जो आयु है 24 अधिक है। ठीक है, अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग, यानी कि दोनों का, अगर पिता और पुत्र का, देखिए एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये योग का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे कि पिता का आयु 1 साल है और बेटा का आयु 2 साल है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि 5 आता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको प्रूफ नहीं करना है कि 5 आता है, लेकिन आपको कहा दिया जा रहा है कि 5 आता है तो आता है। तो इसी प्रकार यहाँ बोला गया कि पिता के और पुत्र की आयु अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो उसके 48 के बराबर आ जाता है। ठीक है, 48 के बराबर आ जाता है। तो बस ये हमारा समीकरण बन जाता है
और फिर समीकरण को हमें हल करना होता है। तो x बराबर 48 और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24, 48 में से 24 जाएगा तो 24 आंसर। आने की जो आपको क्या पूछा गया था कि आयु, पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु आप लिख सकते हैं कि पुत्र की आयु जो है सो 24 यानी कि 24 साल बेटा की यानी कि पुत्र का आयु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पर्यटन और भूल विधि से, पर्यटन और भूल विधि से, दो मेथड से आपको इसे हल करने के लिए कहा जा रहा है। पर्यटन और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो बस क्या करना है कि समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण को आपको हल करना है किसी भी मेथड को अप्लाई करते हुए। तो देखिए कैसे इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर का 11 को समझिएगा। जैसे देखिए 2y इक्वल टू 16 है। तो देखिए y और 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन 16 हमारा इधर क्या डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसे काट दीजिए तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो आप आंसर मिलाएंगे तो 8 आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 माइनस x इक्वल टू 12। तो x यहाँ ऐसे रखिए। ठीक है, x रखे माइनस एक्स, क्योंकि x के आगे माइनस है। ठीक है, ये आपको बेहतर ध्यान रखना है माइनस प्लस का, नहीं तो माइनस प्लस का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका पूरा समीकरण या जो भी हल करेंगे वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब 12 आगे कि नहीं, ये 20 है, 20 को आप इधर भेजेंगे यानी कि उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है कि नहीं, आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। तो 20 माइनस का हो गया और x माइनस का है, अभी भी चल रहा है। देखिए 20 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि बड़ा के चिन्ह क्या है माइनस है, इसी कारण से। और ये माइनस माइनस को काट देंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर 8 आया। तो आप समझ रहे हैं कि समीकरण कैसे हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कॉपी कलम आने की चाहते हैं तो वहाँ भी मैं आपको हल करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आप समझते जाइएगा। हमारे बात को आप ध्यान से, हमारे बात को आप फोकस कीजिएगा तो आपको पूरा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर का जो इसका है इसे समझिए, सी नंबर का। तो m प्लस क्या है 2 इक्वल टू 14। तो देखिए m को m सीधा लिखिए और ये 14 और ये प्लस में इधर तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। और m देखिए समीकरण कैसे हल हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा। ये 40 को 40 इधर रख रहे हैं, हमें जो आने की जो हमारा चर पद होता है, चर पद उसे एक साइड करना होता है और चर पद को एक साइड, तो मैंने 2 को इस साइड कर दिया। ठीक है, तो 14 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 12 और m बराबर हमारा आंसर कितना हो गया 12। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है 11 हल होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सॉल्यूशन है आप समझ चुके होंगे उम्मीद है मैं। और देखिए यहाँ तक अगर आप हमारा वीडियो देख लिए हैं, वीडियो लास्ट में है और तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर का है। कहता है एक वर्ग की भुजा की लंबाई x है, x से 2 सेंटीमीटर कम है, उसकी परिमाप x के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है हल में, कि हल में क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई x है। ठीक है, भुजा की लंबाई क्या है, तो आप लिखेंगे कि वर्ग का भुजा की लंबाई x से 2 कम है, वर्ग का भुजा का लंबाई x से 2 कम है, उसका परिमाप x के पद में ज्ञात कीजिए। उसका परिमाप जो है सो x के पद में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, 4 इंटू भुजा, तो 4 हमारा है और भुजा हमारा कितना है x, भुजा हमारा जो है सो x माइनस 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको इस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक बार 4 को x से कीजिए तो 4x आएगा, एक बार x को 2 से कीजिए तो 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप मिला लीजिए। वर्ग का जो परिमाप आएगा, परिमाप ये आपका है परिमाप। ठीक है, क्या है परिमाप, ये आपका परिमाप आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी था, क्वेश्चन आंसर 8.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व होता है।
तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।